सोचा है कि अगर आपको बहुत जल्दी में कहीं जाना पड़े तो आप क्या सामान पैक करेंगे। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी या ट्रिप के लिए सूटकेस पैक करना मज़ेदार होता है, लेकिन एक बार इन 4 बच्चों के लिए ये सबसे मुश्किल काम था। इनमें से हर बच्चे को बताया गया कि उन्हें अपने छोटे सूटकेस में क्या क्या रखना है। सूची सरल थी: अंडरवियर, नाइट क्लॉथ, मोजे, टूथब्रश, कंघी, तौलिया, साबुन और गर्म कोट या जैकेट। यह आसान हिस्सा था, लेकिन उन चीज़ों के बारे में क्या जिनकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? यादें और उम्मीद। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होगा, वे कहाँ जाएंगे या उनके सामने कौन से खतरे होंगे। कभी कभी बम, युद्ध, घृणा और अन्य भयानक चीजें होती थीं, ऐसे कारण जो उन्हें सुरक्षित जीवन के लिए छोड़ने के लिए मजबूर करते थे। कभी कभी बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए एक नए शहर या यहाँ तक कि एक नए देश में भेज दिया जाता था। उनमें से कुछ के गले में लटकाने के लिए एक कार्ड पर एक नंबर होता था। ट्रेन या नाव से लंबी यात्रा के लिए कुछ ब्रेड या एक सेब के साथ एक पेपर बैग। हो सकता है कि उन्होंने अपनी आंखों में आंसू के साथ भीड़ भरे धुएं वाले रेलवे स्टेशन पर अलविदा कहा हो सकता है कि वे लंबी पैदल यात्रा पर निकल पड़े हों या किसी भूमिगत आश्रय में दुबके हों। वे सभी अपने छोटे सूटकेस को कसकर पकड़े हुए थे। हेल्गा 8 साल की थी। हम तुम्हें कहीं सुरक्षित जगह भेज रहे हैं। यहाँ जर्मनी में अब एक छोटी यहूदी लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम भी जल्द ही आएंगे। 1938 के एक ठंडे नवंबर के दिन छोटी हेल्गा वेनगार्टन ने अपनी मां को गले लगाया और अपना छोटा सूटकेस पैक किया। हेल्गा किंडर ट्रांसपोर्ट से इंग्लैंड जा रही थी, ट्रेन से लंबी यात्रा और बाद में एक बड़े जहाज से एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। क्या मैं अपनी गुड़िया ले जा सकती हूँ? हेल्गा ने धीरे धीरे सामान पैक किया। हेल्गा के पास 2 गुड़िया थीं, लेकिन केवल मिमी नामक नर्म नीली चित्रे वाली गुड़िया छोटी और इतनी नर्म थी कि उसे कसकर दबाया जा सकता था। हेल्गा ने अपनी माँ और पिता और अपनी दादी की एक तस्वीर पकड़ी हुई थी। तस्वीर में हेल्गा छोटी थी, अपनी माँ की गोद में बैठी हुई थी। उसने इसे मिमी और एक नीले रंग के स्वेटर के साथ पैक किया था जिसे उसकी माँ ने बुना था, लेकिन हेल्गा को कुछ खास चाहिए था। हेल्गा की माँ ने अपना हार उतार दिया और उसे चूमा। ये दादी की चांदी की चेन है जिस पर डेविड का चांदी का सितारा बना हुआ है। तो इस तरह तुम हम दोनों को याद रखोगी। हेल्गा अपनी माँ के आंसुओं के बारे में हैरान थी। क्या उसने नहीं कहा था कि वह जल्द ही आएगी? ट्रेन स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। बहुत सारे बच्चे नंबर लिखे हुए थे और अपने छोटे सूटकेस पकड़े हुए थे। वहाँ शोरगुल और धुआं था। बहुत सारे लोग थे। हेल्गा ने धुंधली ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा कि उसने अपनी माँ को हाथ हिलाते हुए देखा है, लेकिन ये बताना मुश्किल था। वहाँ बहुत सारी माएँ हाथ हिला रही थीं। बहुत सारे पीले चेहरे और हाथ हिलाते हुए। मुझे पहले से ही तुम्हारी याद आ रही है। कृपया कृपया जल्दी आओ, हेल्गा ने ठंडी ट्रेन की खिड़की से फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी, गति पकड़ी और स्टेशन को बहुत पीछे छोड़ दिया। दुख की बात है कि हेल्गा ने अपनी माँ को फिर कभी नहीं देखा। उसने अंग्रेजी सीखी और अपने नए देश में स्कूल गई और बाद में एक दयालु और देखभाल करने वाले परिवार के साथ रहने लगी। लेकिन उसने हमेशा अपना छोटा सा सूटकेस और अपनी यादें संभाल कर रखीं। जैक 9 साल का था जब एक दिन उसकी माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया और उससे कहा, लंदन बहुत खतरनाक होता जा रहा है। लगभग हर रात बम गिर रहे हैं। जैक को ये पता था क्योंकि यह 1940 था और लंदन, जिस शहर में वह रहता था, पर बम गिर रहे थे। उसकी माँ और बड़ी बहन एनेड अक्सर भूमिगत आश्रय में एक साथ रातें बिताती थीं। जब उसकी माँ ने उससे चुपचाप कहा, बच्चे ग्रामीण इलाकों में जा सकते हैं जहाँ ये सुरक्षित है। यह ज्यादा समय के लिए नहीं है जैक, बस जब तक बम बंद नहीं हो जाते तब तक तुम वापस आ सकते हो। जैक ने सिर हिलाया। उसने स्कूल में इसके बारे में सुना था। तुम ग्रामीण इलाकों में एक निर्वासित व्यक्ति होगे। उसकी माँ मुस्कुराई और उसका हाथ इतनी कसकर पकड़ लिया कि उसका हाथ दर्द करने लगा। जैक की माँ ने सूची को जोर से पढ़ा। वे दोनों छोटे से सूटकेस की ओर देखने लगे। अंडर क्लॉथ, नाइट क्लॉथ, गर्म कपड़े, एक फेस फलालन और जितने भी रुमाल हम इस छोटे से केस में पैक कर सकते हैं, रख लें। जैक की माँ ने उसके गैस मास्क और उसके गले में लटकाने के लिए उसका नंबर कार्ड वाला एक बॉक्स पकड़ा, ताकि स्टेशन पर उन्हें तुम्हारा नाम और नंबर पता चल जाए। जैक ने पूछा कि क्या वह कोई बड़ा खिलौना ले जा सकता है। उसकी माँ ने अपना सिर हिलाया।
ये बहुत छोटा सूटकेस है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। वह मुस्कुराए। जैक के पास बहुत सारी छोटी खिलौना कारें थीं, इसलिए उसने कहा, मैं अपनी लंदन ब्लैक टैक्सी ले लूँगा, फिर मैं उन्हें लंदन के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। उसकी माँ ने उसे फिर से गले लगाया। यह एक अच्छा विचार है। जैक की माँ ने एक छोटी सी कागज़ की अभ्यास पुस्तिका और एक पेंसिल रखी। तुम मुझे देहात के बारे में पत्र लिख सकते हो। उसने मुस्कुराकर उसे लाखवीं बार गले लगाया। हालांकि जैक के छोटे से सूटकेस में ज्यादा जगह नहीं थी, फिर भी वे बिस्कुट के एक बैग में दब गए। बाद में जब जैक ने अपना सूटकेस खोला तो सभी बिस्किट टूटे हुए थे, लेकिन वह मुस्कुराते हुए उन्हें चबाता रहा और अपनी काली टैक्सी को अपनी जेब में रख लिया। मुझे उम्मीद है कि यह मेरा लकी लंदन चार्म है। जैक वेल्स में एक छोटे से खेत में रहता था। वह सुबह मुर्गियों को खाना खिलाता था, दूसरे बच्चों के साथ स्कूल जाता था और जल्द ही दोस्त बना लेता था, भले ही वे उसके बात करने के तरीके का मजाक उड़ाते हों। घर और शोर की जगह खेत और गायें। जैक के लिए यह एक अलग जीवन था। गायें, सूअर और मुर्गियां, और यहाँ तक कि ट्रैक्टर चलाना सीखना। वह इसे कभी नहीं भूला। युद्ध समाप्त होने पर जैक लंदन वापस चला गया। उनकी माँ और बहन एक बम के उनके घर पर गिरने के बाद एक नए घर में चली गई थीं। इरमा 10 साल की थी। वह बर्लिन में रहती थी। भयानक युद्ध आखिरकार खत्म होने वाला था। बर्लिन शहर पर अब अक्सर बम गिर रहे थे। इरमा के बिस्तर के बगल में उसका अपना छोटा सूटकेस था। जब रात में चीखने वाले सायरन बजते थे तो इरमा की माँ चिल्लाती थी। इरमा ने सूटकेस पकड़ लिया। वह लड़खड़ाती हुई, अभी भी नींद में, सीढ़ियों से नीचे अपने घर के नीचे तहखाने में चली गई। वे ज्यादातर दिन के कपड़े पहनकर सोते थे ताकि जब बम गिरने शुरू हो जाएं तो वे भूमिगत कमरों में जल्दी पहुंच सकें। इरमा और उसकी मां को कभी नहीं पता था कि वे उस नम तहखाने में कितने समय तक रहेंगी, और इससे भी बदतर, उन्हें कभी नहीं पता था कि अगले दिन जब वे वापस ऊपर चढ़ेंगी तो उन्हें क्या मिलेगा। अक्सर पड़ोसियों के घरों पर बमबारी की गई थी। इरमा ने अपने छोटे से सूटकेस में परिवार के कागजात रखे थे, फैमिली बुक। यह एक ऐसी किताब थी जिसमें इरमा के परिवार के सभी जन्म प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र थे। इरमा जानती थी कि अगर उनके घर पर बमबारी होती है तो ये सभी कागजात रखना जरूरी है। तब सभी को पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, ग्रुबर परिवार। इरमा को गर्व था कि यह सब उसके छोटे से सूटकेस में था। उसके सूटकेस में कुछ साफ कपड़े भी थे। अक्सर वे तहखाने में 2 या 3 दिन बिताते थे। उसके पास मोमबत्तियां, कुछ बिस्कुट और पढ़ने के लिए एक कहानी की किताब थी। उन लंबी ठंडी रातों को एक अच्छी कहानी की जरूरत होती है, इरमा मुस्कुराई। उसके पास कार्ड गेम भी थे। बड़े लोगों को ऐसी चीजें पसंद थीं। कभी कभी पड़ोसी अपने तहखाने में नहीं जा पाते थे। लोग उन भयानक समय में एक दूसरे की मदद करते थे। यही एकमात्र अच्छी बात थी। इरमा के घर पर एक भयानक रात बमबारी हुई, लेकिन यह इतने सारे अन्य घरों की तरह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। युद्ध के बाद वे इसे फिर से बनाने में कामयाब रहे, थोड़ा थोड़ा करके, नई खिड़कियां और दरवाजे लगाने के लिए, लेकिन इरमा ने हमेशा अपने छोटे सूटकेस को उन भयानक समय की याद के रूप में रखा। वह उन रातों को कभी नहीं भूली जो उसने एक नम अंधेरे तहखाने में बिताई थीं। फरीद 8 साल का था और वह सीरिया के अलेप्पो में रहता था। फरीद के पास छोटा सूटकेस नहीं था, लेकिन उसके पास एक छोटा बैग था। उसके परिवार ने उसे बताया कि वे जाने वाले हैं। चारों ओर बहुत ज्यादा गोलीबारी और लड़ाई हो रही थी और अब कुछ भी सुरक्षित नहीं था। हम बहुत दूर चलेंगे। हम सुरक्षित रहने के लिए दूर किसी देश में जाने की कोशिश करेंगे। सभी लड़ाई से दूर, फरीद के पिता ने उससे कहा और उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। फरीद ने भी अपना छोटा नीला बैग पैक किया। उसने अपने नए कपड़े कसकर लपेट लिए। उसकी माँ ने उसे बताने की कोशिश की, यह एक बड़ा रोमांच होगा, जैसे कैंपिंग करना। लेकिन उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका चेहरा बहुत उदास था। फरीद जानता था कि उन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा, इसलिए उसने अपने पैरों के लिए पट्टियां और प्लास्टर पैक किए। उसके पिता ने उसे एक स्प्रे दिया। रात में कीड़े हो सकते हैं और हम खुले में सोएंगे। फरीद ने अपने छोटे बैग को देखा। उसने अपनी पसंदीदा मिठाइयाँ जेबों में ठूंस ली, चूसने लायक और देर तक टिकने वाली। घर पर उसका पसंदीदा खिलौना उसकी बाइक थी। फरीद को उस बाइक पर दौड़ना कितना पसंद था, लेकिन वह उसके छोटे बैग के लिए बहुत बड़ी थी। उसने दुखी होकर अपनी बाइक को सहलाया। उसने उसे तब तक साफ किया जब तक वह चमकने न लगी, फिर अपने पिता से बाइक पर उसकी एक तस्वीर लेने को कहा।
उसने अपनी बाइक को सावधानी से लॉक किया, उसने उसे अपने घर के पीछे बगीचे में छिपा दिया और साइकिल के लॉक की चाबी अपने बैग में रख ली। जब हम वापस आएंगे, फरीद उदास होकर मुस्कुराया। वे कई दिनों तक चलते रहे। अंत में फरीद ने दिनों की गिनती करना बंद कर दिया। ये बिल्कुल भी कैंपिंग जैसा नहीं था। हफ्तों बाद वे शरणार्थियों के लिए एक बड़े शिविर में पहुंचे। लोग अब उन्हें यही कहते हैं। फरीद और उसका परिवार अब एक सुरक्षित जीवन शुरू करने की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन फरीद हमेशा अपना बैग अपने तकिए के नीचे सुरक्षित रखता था, ताकि जब वे घर वापस जाएं। फरीद अपने नए देश में स्कूल गया और एक नई भाषा सीखी। शुरू में ये सबसे कठिन था, क्योंकि इतने सारे नए शब्द समझ में नहीं आते थे। उसका परिवार हमेशा अपने पुराने जीवन और अपने पुराने घर के बारे में बात करता है। एक दिन हम वापस जाएंगे, उसके पिता हमेशा कहते हैं। फरीद अब स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है। वह एक अच्छा छात्र है। एक दिन उसे एक नई, ठीक है, लगभग नई बाइक भी मिल गई। फरीद मुस्कुराया। यह एक अच्छी बाइक है। शायद यह मेरी पुरानी बाइक से भी बेहतर है, लेकिन यह वैसी नहीं है। शायद किसी और बच्चे को मेरी पुरानी बाइक मिल गई हो। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा।